दोस्तों, अभी कोविड-19 की स्थिति देश में बहुत गंभीर है। कोविड को हराना हम सबका पहला प्राथमिकता बन चुकी है। तो आइए जानते हैं वो 4 स्टेप्स जो हमें कोविड-19 के खिलाफ हमारा लड़ाई में काफ़ी मददगार हो सकता है। क्या है वो 4 स्टेप्स? पहला स्टेप, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है। दूसरा स्टेप, इनिशियल सिम्टम्स एनालिसिस, शुरुआती लक्षण विश्लेषण। तीसरा स्टेप, अर्ली सिम्टम मैनेजमेंट, प्रारंभिक लक्षण प्रबंधन। चौथा स्टेप, हॉस्पिटलाइजेशन। आइए जानते हैं पहला स्टेप के बारे में। पहला स्टेप है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा है। तो आइए जानते हैं इस स्टेप के तहत हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। पहला चीज, बाहर मत जाइए जरूरत ना हो तो। दूसरा चीज, जब बाहर जा रहे हैं तब 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन करें। डबल मास्क, आई ग्लासेस यूज करें। हाथ को सैनिटाइज करने से पहले कभी अपने मुंह, आंख और नाक के स्पर्श ना करें। घर में और सेम कंपाउंड में अगर कोई कोविड का मरीज है और किसी को कोविड का सिम्टम जैसा दिख रहा है तो पहले उस व्यक्ति को आइसोलेट रखिए, मतलब अटैच्ड टॉयलेट वाले कमरे में रखिए और उस व्यक्ति को अपना सभी काम खुद करने दीजिए, जैसे कि खाने का थाली खुद धोना, और बाकी सब लोग घर में मास्क पहनना पड़ेगा। अल्कोहल, सिगरेट ना सेवन करें। योगा करें, जैसे कि डीप ब्रीदिंग से आपकी लंग्स मतलब फेफड़े अच्छी तरह फंक्शन करता है और फेफड़े की क्षमता भी बढ़ जाती है। प्रोटीन युक्त आहार लीजिए। स्ट्रिक्टली नो फास्ट नो फीस्ट रूल फॉलो कीजिए, मतलब संतुलित आहार लेना होगा, ज़्यादा नहीं लेना होगा, कम भी नहीं लेना होगा। और एक बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पैनिक मत हुई, क्योंकि 75% केसेस में कोविड सर्दी और जुकाम जैसे आम बीमारी की तरह होता है। मौका मिलते ही डेजिग्नेटेड सेंटर पे वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन बाद में आपको अगर कोविड होता है तो वैक्सीन की वजह से आपकी स्वास्थ्य समस्या गंभीर नहीं होगी। उसके बाद कोविड के बारे में जो न्यूज़ आता है आपको उसी से परिचित रहना होगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या सेफ्टी गाइडलाइंस जारी किया है, कहाँ पर कोविड की इलाज हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, इसी प्रकार की जानकारियाँ। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा दूसरा स्टेप कोविड के खिलाफ हमारा लड़ाई में। दूसरा स्टेप है इनिशियल सिम्टम एनालिसिस, मतलब शुरुआती लक्षण की विश्लेषण। आइए जानते हैं इस स्टेप के तहत क्या कुछ हम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में आपको सर्दी होने वाला है और माइल्ड फेवरिश फीलिंग भी हो रहा है, तो पहले चीज़ यह है कि आपको सुनिश्चित करना होगा कि जो लक्षण दिख रहा है वो कोविड के वजह से हो रहा है और नॉर्मल कोल्ड की वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में बेड की बहुत कमी महसूस हो रहा है और जिनको सचमुच हॉस्पिटल बेड चाहिए सिर्फ उन लोग हॉस्पिटल में बेड लीजिए। पहले आप रॉ गार्लिक मतलब कच्चा लहसुन को 1-2 पीस खाली पेट में पानी के साथ ले सकते हैं। सिर्फ 1-2 पीस लेना है, पूरा बॉल नहीं लेना है। अदरक के चाय और कोई विटामिन सी युक्त चीज़ भी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। सर्दी के लिए दवाई भी डॉक्टर्स के एडवाइस से ले सकते हैं। फिलहाल अभी गवर्नमेंट के द्वारा टेली कंसल्टेशन व्यवस्था की गई है, मतलब फ़ोन नंबर दिया गया है, उसी फ़ोन पे कॉल करके आप डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा सकते हैं। ये सब चीज़ आप 2-3 दिन तक कर सकते हैं, जब तक आपको सर्दी, जुकाम और अन्य प्रकार की कोई परेशानी पूरी तरह नहीं हुआ है।
अगर आपकी स्वास्थ्य में सुधार आता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर 100 से नीचे रहता है और कोई परेशानी जैसे कि रैशेज, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, पेट में गड़बड़ी, सांस फूलना नहीं है, तो आप 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहिए और आप कोरोना टेस्ट भी करा सकते हैं डेजिग्नेटेड सेंटर पे। 14 दिन के आइसोलेशन इसलिए जरूरी है कि अगर आप सिम्टम को मेडिसिन के द्वारा दबा देंगे और आपको कोविड सच में हुआ है तो फिर से सिम्टम दिखने शुरू होगा 14 दिन के अंदर में। अगर 14 दिन बाद भी आप नॉर्मल है, आप कंफर्म हो जाना कि आपको नॉर्मल सर्दी हुआ था। आइए जानते हैं क्या है हमारा तीसरा स्टेप कोविड के खिलाफ हमारा लड़ाई में। तीसरा चीज है अर्ली सिम्टम मैनेजमेंट, मतलब प्रारंभिक लक्षण का प्रबंधन। आइए जानते हैं इस स्टेप के तहत हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई अबनॉर्मल लक्षण जैसे कि खांसी, सिर दर्द, शरीर में रैशेस, मांसपेशी में दर्द, उल्टी, फेवर, सर्दी और थकापन आ रहा है तो तुरंत खुद को आइसोलेट कीजिए घर में और डॉक्टर के साथ संपर्क कीजिए। अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए टेलीफोन नंबर से आप डॉक्टर के साथ अपना सिम्टम शेयर करके दवाई चालू कर सकते हैं। अगर किसी कारण हेतु हॉस्पिटलाइज होने में देरी हो रहा है तो फिर आप एक डिजिटल ऑक्सीमीटर, जिसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, और एक थर्मोमीटर खरीद के आप रेगुलर इंटरवल में आपके ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर की जांच कर सकेंगे। ऑक्सीजन लेवल 95 है तो आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल माना जाएगा। फिर भी आप घर में एक 6 मिनट की वॉक टेस्ट कर सकते हैं। अगर वॉक के बाद आपकी ऑक्सीजन लेवल 95 से घटकर 94, 93, 92 ऐसे गिर रहा है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आइए। हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 95 से कम होने का मतलब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। थर्मोमीटर से भी आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना होगा। अगर टेम्परेचर लगातार 102 रह रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 रहना चाहिए। अगर किसी वजह से हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है तो ढूंढते रहो हॉस्पिटल बेड कहाँ खाली है। और साथ ही साथ जब तक घर में हैं आप बॉडी टेम्परेचर कमाने की और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की गई दवाइयाँ लेते रहें। तो घर में 3 चीज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। हालांकि ये चीज़ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल में बेड मिलने अथवा ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रहा है तो आप इन तीनों चीज़ का उपयोग कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए घर में। पहला है प्रोनिंग। प्रोनिंग में आपकी बॉडी को एक पोजीशन पर रखा जाता है जिससे फेफड़े की क्षमता बढ़ जाती है और 5% तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की देखा गया है। दूसरा है नेबुलाइजर मशीन। यह मशीन जिनको माइल्ड समस्या है श्वास लेने में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी परिस्थिति की वजह से नहीं मिल पा रहा है तो मशीन को मेडिकल प्रैक्टिशनर के निर्देश के अनुसार यूज करना होगा। तीसरा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। यह मशीन जिनको माइल्ड से लेकर मीडियम लेवल की श्वास लेने में दिक्कत है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी परिस्थिति की वजह से नहीं मिल पा रहा है घर में। मशीन को मेडिकल प्रैक्टिशनर के निर्देश अनुसार यूज करना होगा। जब तक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला है, ऑक्सीजन सिलेंडर घर में उपलब्ध नहीं है, तब तक प्रोनिंग, नेबुलाइजर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीद के इसकी
उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये नेबुलाइजर जिनको काफ़ी कम दिक्कत हो रही है सांस लेने में, इनको फायदा दे सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिनको मीडियम लेवल की दिक्कत है सांस लेने में, उनको फायदा दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज, प्रोनिंग, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड की इलाज नहीं है। लेकिन ये सब आप ट्राई कर सकते हैं जब तक आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है और अगर आपको लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो। में हम 3 जगह पर तकिए लगाते हैं और पेशेंट को पेट के बल लिटाते हैं। अब तकिए लगाने की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्पस क्या है। हम अपने को बेली डाउन यानी पेट के बल लिटाना है, लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। हमारे रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो चेस्ट और पेट के बीच में डायाफ्राम होती है, उसके मूवमेंट का होता है। और अगर हमारा पेट दब गया तो डायाफ्राम का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा। तो जब हम पेट के बल लेटे तो हमें तकिए लगा के ये इंश्योर करना है कि हमारा पेट न दबे। जो हमारा ये हिप बोन है, पेल्विस जिसे कहते हैं, ये पार्ट सपोर्टेड हो तकियों पे, हमारी अपर चेस्ट सपोर्टेड हो तकिए पर, पेट बीच में बेड से ऊपर रहे जिससे पेट का मूवमेंट ठीक रहे। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर 3 जगह पिलो रखे हैं। एक रखा है पिलो पैर की तरफ, एक पिलो है बीच में जिसमें हम 3 या 4 पिलो रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका वेट कितना है और आपके पिलो का साइज कितना है, और एक पिलो है चेस्ट की तरफ। अब मैं आपको लेट के दिखाता हूं कि हमारा पेट का हिस्सा नहीं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये हिस्सा इस तकिए के ऊपर आना है। तो मैंने इन तकियों को रखा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैंने इन तकियों के ऊपर रखा, जिससे पेट नहीं दबा है, लेकिन मेरा जो हिप बोन का हिस्सा है वो इन तकियों पे आ गया। अब मैंने ये चेस्ट वाला तकिया लिया और इस तकिए को अपनी चेस्ट, जो अपर चेस्ट है, इसके नीचे रखा। अब देखिए, इस समय मेरी चेस्ट जो है वो इस तकिए पे सपोर्टेड है और मेरा जो हिप बोन है वो इस तकिए पर सपोर्टेड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये करने के बाद आप देख लें, इधर ले आइएगा कैमरा, कि आपका जो एक हाथ है वो आपके पेट के और बेड के बीच में जा रहा है और आपका पेट जो है वो बेड पे नहीं दब रहा है। ये बहुत जरूरी है, आपका पेट किसी तरह से नहीं दबना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप हाथ का क्या करेंगे। आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं और अपनी थोड़ी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आप सर को इधर कर सकते हैं, सर को इधर कर सकते हैं, या इस तकिए को थोड़ा सा ऐसे खींच करके अपनी थोड़ी को आप इस तकिए के ऊपर रख सकते हैं और हाथ को ऐसे रख सकते हैं। एक हाथ आप ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ ऐसे कर सकते हैं, या दोनों हाथ ऐसे कर सकते हैं, या हाथ ऐसे। ये कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चेस्ट, अपर चेस्ट के नीचे एक तकिया होना चाहिए। आपकी हिप बोन वाले एरिया में काफी तकिए हों, जिससे आपका पेट जो है वो बेड पे किसी कीमत पे ना दबे, और एक तकिया पैर की तरफ है जिसपे हमारे पैर है। अब इस पोजीशन में हम लेट जाते हैं, अपने को कंफर्टेबल करते हैं। अगर आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगा के किया है तो आधे घंटे के अंदर 5 से 10% का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसमें आप अपनी आइडियल पोजीशन देख लें जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। 2-3 घंटे आप इस पोजीशन में लेटिए, उसके बाद फिर आप लैटरल पोजीशन में आ सकते हैं। मैंने ये तकिया हटा दिए, ये तकिया भी हटा दिया, और अब मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया, यानी मेरी लेफ्ट साइड नीचे है और हाथ मैंने अपने एक कंफर्टेबल पोजीशन में रख लिए। अब 2 घंटे के लिए मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटा रहूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता हूं। उसके बाद मुझे राइट लैटरल पोजीशन में चले जाना है। मैं अपनी राइट साइड डाउन पोजीशन में आ गया और मैंने ये तकिया यहां लगा लिया और मैं राइट लैटरल पोजीशन में आ गया। तो 2-3 घंटे में बेली डाउन लेटा, 2-3 घंटे में लेफ्ट लैटरल में लेटा, अब मैं राइट लैटरल में लेटा हूं। उसके बाद मैं धीरे धीरे उठ के बैठ सकता हूं। ऐसे करके मैं बैठ गया और बैठ करके मैं थोड़ी सी चेस्ट की एक्सरसाइजेस कर सकता हूं। मुंह खोलिए, मुंह खोल के ऐसे गहरा सांस खींचिए और खींच करके उसको जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक लीजिए। इस बीच में आप चेस्ट को मूव करिए, शोल्डर्स को मूव करिए, थोड़ा चेस्ट को ऐसे करिए, थोड़ा लेफ्ट राइट मूवमेंट करिए।
कई बार अगर ऐसे बैठने में दिक्कत हो तो हम लोग कार्डियक पेशेंट्स में यूज करते हैं। आप एक छोटा सा स्टूल रख करके उस पर पिलो रख करके आप ऐसे सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं, या आप लेट भी सकते हैं और लेटे लेटे भी आप ये एक्सरसाइज अपने कर सकते हैं। तो 2 घंटे हम बेली डाउन लेटे, 2 घंटे हम लेफ्ट लैटरल में लेटे, 2 घंटे हम राइट लैटरल में लेटे, और 1-2 घंटे हम या तो बैठे या लेटे सीधा बैक के बल, और या फिर हम ऐसे सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। तो ये करने से हमारे लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो सारी रीएडजस्ट होती रहती है, और वेंटिलेशन परफ्यूजन का जो मिसमैच है वो मिनिमम होता है, जिससे ऑक्सीजनेशन आइडियल होने की संभावना होती है। इन लोगों को ये नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिलाएं हरगिज ना करें। जो लोग बहुत ओबीज हैं, जिनका पेट बहुत आगे है, वो उनका पेट दबेगा, तो वो ना करें। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो ना करें। जिनको कोई स्पाइन की, बैक की प्रॉब्लम है, प्रोलैप्स डिस्क जैसी प्रॉब्लम है, या बैक का ऑपरेशन हो चुका है, या जिनका हिप बोन का या थाई की बोन का कोई फ्रैक्चर हुआ है, या उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, प्लेट वगैरह पड़ी है, तो वो लोग इस पोजीशन को ना इस्तेमाल करें, और खाना खाने के तुरंत बाद भी ये ना करें। तो इन लोगों को छोड़ के बाकी लोग अगर इस पोजीशन में लेटे 2 घंटे, 2-3 घंटे बेली डाउन, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, अपने बैक पे लेटे, थोड़ी देर बैठे, स्टूल पे लेकर के ऐसे सपोर्ट कर लिया, बीच बीच में थोड़ा सा चेस्ट को ऐसे टैप कर लीजिए। अगर आपको बहुत खांसी आ रही है तो आप नेबुलाइजर ले लीजिए, उसमें कोई स्टेरॉइड सोल्यूशन डाल के उसको नेबुलाइज कर ले दिन में 3-4 बार, और बीच बीच में अपने चेस्ट का मूवमेंट करते रहे। जब भी संभव हो तो गहरा सांस खींच करके थोड़ी देर उसको रोकने की कोशिश करिए। इससे आपके लंग्स के एल्वेलाई पूरे के पूरे फैल जाते हैं और लंग का रिक्रूटमेंट हो जाता है। ये कोई रामबाण नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से आपको 5-10% इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा, और एक सेगमेंट, 1% ऑफ पेशेंट्स ऐसा होगा जो शायद ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती, लेकिन इतना मात्र करने से उनका ऑक्सीजनेशन अगर 93-94 के आसपास आ गया तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी भी है और आपने ये सब क्रियाएं की, तो हो सकता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको 5 लीटर की जगह शायद 1-2 लीटर में ही काम चल जाए। तो इस समय जब ऑक्सीजन इतनी प्रेशियस है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम घर पर अपनी ही आप से ये एक्सरसाइज करके अपने सैचुरेशन को 5 से 10% इंप्रूव कर सकते हैं। मैं पुनः कहूंगा कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैजिक बुलेट है, या ये ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट है, या ये वेंटिलेटर का रिप्लेसमेंट है। ये एक साइंटिफिकली प्रूफ तरीका है, जिसका मुझे लगता है आज की तारीख में हर कोरोना का पेशेंट जिसका सैचुरेशन 94 से कम हो रहा है, उससे तुरंत इसे ट्राई करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि जिसका सैचुरेशन अभी कम नहीं हुआ है, अगर वो भी इसको ट्राई कर ले, मुझे नहीं मालूम कि उनको ये आगे बीमारी होने से रोकेगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आपकी आने वाली जो ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी वो रुक जाए, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वो सब लोग जिनको कोई हमारा प्रोनिंग की पोजीशन के बारे में, तो अब आइए जानते हैं चौथा स्टेप क्या है हमारा कोविड के खिलाफ लड़ाई में। चौथा स्टेप है हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि हमारा कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपका तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है और अगर आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है हॉस्पिटलाइजेशन होने के लिए, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, तो ज़रूर आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अपना इलाज जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब था हमारा कोविड के खिलाफ लड़ाई के 4 स्टेप्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को हमारा कोविड के खिलाफ जो लड़ाई अभी जारी है उसके बारे में जागरूकता आएगी। धन्यवाद।